बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हीमोस्टेसिस का टॉपिक लेकर आई हूँ। हीमोस्टेसिस को हम देखेंगे कि ये क्या है। ये एक प्रोसेस है बाय विच ब्लड क्लॉट फॉर्म एट साइट ऑफ इंजरी। अब हीमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हमारी बॉडी को कोई भी इंजरी काज होती है, यानी वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजरी हो या इंट्रावेस्कुलर इंजरी हो, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम सोचते हैं कि क्लॉट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों क्लॉट फॉर्मेशन होती है। वो इसलिए होती है ताकि एक्सेस ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। और हीमोस्टेसिस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स काज होते हैं, थ्रोम्बोसिस काज होती हैं, वो हम आगे देख लेंगे। अब हीमोस्टेसिस प्रोसेस जो है उसके 4 स्टेप हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आर्टीरियल वेसोकंस्ट्रिक्शन। आर्टीरियल वेसोकंस्ट्रिक्शन क्यों होती है? सबसे पहले जो है इंजरी साइट पर, जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ब्लीडिंग होगी, देन रैपिडली जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ताकि एक्सेस ब्लड लॉस को रोका जा सके। उसके बाद में ये लोग आगे देखेंगे क्या करना है हमने। जैसे कि ये एंडोथेलिन फैक्टर, यानी जो एंडोथेलिन डिराइव्ड फैक्टर है उसे रिलीज़ करता है ताकि वो वेसोकंस्ट्रिक्शन कर सके इंजरी साइट पर। उसके बाद प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है? प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है। किस तरह होती है कि हमारी जो एंडोथेलियम है वो ये इंटैक्ट एंडोथेलियम है। जब इंजरी हुई तो रप्चर काज हुआ। रप्चर के बाद VWF, जिसे हम वॉन विल्ब्रॉन फैक्टर कहते हैं, एंड कोलाजिन जो होगा एंडोथेलियम में वो एक्सपोज हो जाएगा। जब ये एक्सपोज हो जाएगा तो आइए पिक्चर में देखते हैं। अब जब ये कोलाजिन एक्सपोज हो जाएगा और VWF एक्सपोज हो जाएगा तो क्या होगा? एक्टिवेशन होगी प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आएंगे यहाँ पर, एडहेयर होना स्टार्ट होंगे। एडहेरन के से पहले ये क्या करेंगे? इनका शेप पहले इस तरह का होगा, फिर स्पाइकी एंड्स देंगे, यानी बिल्कुल फ्लैट और स्पाइकी एंड्स शेप्ड बन जाएंगे और एक दूसरे से एडहेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे एंडोथेलियम के ऊपर। उसके बाद जो है इनकी शेप चेंज होगी। उसके बाद ये लोग ग्रैन्यूल्स को रिलीज़ करेंगे, यानी ADP, TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज़ करेंगे। ये क्या करेंगे कि और जो बाकी जो प्लेटलेट्स जो ब्लड में अभी घूम रहे, जिनको अभी तक नहीं पता कि इस साइड पे इंजरी हुई है, इनको बताएंगे कि भाई इंजरी हुई है, आप लोग यहाँ पर आएँ, तो बाकी के प्लेटलेट्स भी यहाँ पर आएंगे और जमा होना शुरू होंगे, जिसे हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद क्या होगा? सब एग्रीगेट हो जाएंगे एक जगह पर, जिसे हम हीमोस्टेटिक प्लग कहेंगे। वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होगा कि एक्सपोजर होगी, यानी असल में सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में फिब्रिन की डिपोजिशन होती है। अब इसमें जो है 2 पाथवेज आते हैं, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। एक क्या होता है कि एक में हमारे पास अगर जो है इंट्रावेस्कुलर इंजरी हमारे पास हुई है तो हमारे पास जो कोलाजिन है, जो एंडोथेलियम का ब्लड वेसल्स का जो कोलाजिन है वो एक्सपोज होगा ब्लड से, तो हमारे पास जो 12 फैक्टर है, हैगमैन फैक्टर जो है, उसकी फॉर्मेशन होगी। जब उसकी फॉर्मेशन होगी तो ये हम कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे है। और उसके बरक्स अब क्या होता है कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजरी होती है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी कि किसी टिश्यू में इंजरी हुई है तो वहाँ पर टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होगा, एक्टिवेट होगा, फॉर्म होगा। उसके बाद इसे हम कहेंगे कि ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये टिश्यू फैक्टर अगर रिलीज़ हुआ, यानी अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजरी हुई है तो ये होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा? हमारे पास फैक्टर 7 की फॉर्मेशन होगी। फैक्टर 7 जो है वो इनएक्टिवेट होगा और वो एक्टिवेट होगा। फैक्टर A का मतलब है ये अपनी एक्टिवेट फॉर्म में मतलब बन जाएगा। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस 10 फैक्टर जो है 10A यानी एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 10A फैक्टर यानी जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ 10 फैक्टर है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। देन ये फिब्रिन क्या करेगा? क्लॉट की फॉर्मेशन करेगा।
अब वो हमने पढ़ा कि अगर एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर इंजरी हुई। अब यहाँ पर यह कि अगर हमारे पास इंट्रावेस्क्यूलर इंजरी हुई है, यानी इंट्रावेस्क्यूलर यानी ब्लड वेजल्स के अंदर इंजरी हुई है, तो वहाँ की एंडोथेलियम की जो कोलाजन होगी वो एक्सपोज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इंजरी हुई है तो अंदर वाली चीज़ें बाहर एक्सपोज हो जाती हैं। जब कोलाजन एक्सपोज होगा तो एक्टिवेशन होगी फैक्टर 12 की। जब फैक्टर 12 ए मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, फैक्टर 12 जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ए बन जाएगा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ 12 फैक्टर ए, 11 फैक्टर जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो 11 ए है ये कन्वर्ट करेगा 9 को 9 ए यानी एक्टिव फॉर्म में। अब क्या होगा, ये 9 ए जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस और इन द प्रेजेंस ऑफ 9 ए जो 8 फैक्टर है वो अपनी एक्टिव फॉर्म 8 ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कैल्शियम 8 ए और 9 ए, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, फैक्टर 10 को अपनी एक्टिव फॉर्म यानी 10 ए में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस और फैक्टर 10 ए ये क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिव करेंगे। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होगी। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये क्या होता है कि क्लोट बनने से पहले फिब्रिन जो कन्वर्ट हुआ है वो डायरेक्टली क्लोट की फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। यहाँ पर क्या होता है, फिब्रिन जो है अपनी अनस्टेबल फॉर्म में होता है, मोनोमर की फॉर्म में होता है, तो ये खुद को स्टेबल करता है। ठीक है, ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आएगा, फैक्टर 13। ये फिब्रिन को पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एक मैशवर्क बनाएगा इसका, ये जो है स्टेबल फॉर्म होगा। अब फिब्रिन का मैशवर्क क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फॉस्फोलिपिड्स को कहेगा तुम लोग भी आओ, प्लेटलेट्स को कहेगा तुम लोग भी आओ। जब ये दोनों यहाँ आ जाएंगे तो ये तीनों मिलकर जो है क्लोट बनाएंगे। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप, क्लोट स्टेबलाइजेशन और रिजॉर्प्शन की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोट की स्टेबलाइजेशन होती है और रिजॉर्प्शन होती है। इसका मतलब ये है कि अब जो है क्लोट की फॉर्मेशन हो गई, अब जाहिर सी बात है ये हमेशा के लिए तो नहीं क्लोट बना रहेगा ना। क्लोट अब मतलब वो स्किन जो है या वो पार्ट जो है हमारा डेड हो गया, अब इसको स्टेबलाइज करना है, वहाँ पर ब्लड फ्लो को रिस्टोर करना है, उसे हील भी तो करना है ना हमने। उसके बाद क्या होता है, फिब्रिनोलाइटिक पाथवे आता है, ये यानी हमारे पास क्लोट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन हो रही है। ये कौन सा प्रोसेस क्या हो रहे हैं सब, ये सब हम हीमोस्टेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। अब फिब्रिनोलाइटिक पाथवे में क्या होता है, प्लाज्मिनोजेन जो है रिलीज जो होगा। अब प्लाज्मिनोजेन जो है प्लाज्मिन को एक्टिव करेगा। प्लाज्मिन क्या करेगा, फिब्रिनोलाइसिस करेगा। ये फिब्रिनोलाइसिस का मतलब है ये जो फिब्रिन का मेशवर्क यहाँ बना हुआ था या जो क्लॉट बना हुआ था इसे लाइस करेगा, इसे तोड़ेगा कि अब जो है हम रिपेयर की तरफ जा रहे हैं। फिर फिब्रिनोलाइसिस इस तरह होगी कि मतलब ये क्लॉट को जो है तोड़ेगा पार्ट्स में, और असल में ये क्लॉट की ग्रोथ को लिमिट करेगा। अगर ये फिब्रिनोलाइसिस ना हो तो क्लॉट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और ये ऑक्लूजन काज कर सकता है। लाइक अगर वेजल्स में है तो वेजल ऑक्लूजन काज करेगा, थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन हो जाएगी या इम्बोला फॉर्म हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, डिज़ोल्व करेगा फिब्रिन को। जब ये डिज़ोल्व करेगा तो ये प्रोसेस हीलिंग की तरफ जा रहा है, और ये सारा प्रोसेस फिब्रिनोलाइटिक पाथवे क्या करता है, ब्लड फ्लो को रिस्टोर करता है। और फिर जो है हमारे पास ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा तो हीलिंग हो जाएगी, देन हमारे पास रिपेयर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी एक और बात बता दूँ, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स किस तरह होती है। अब प्लेटलेट एक तो देखें यहाँ पर क्या हुआ, टिश्यू फैक्टर या कोई सा भी कोलाजन हम कह लें एक्सपोज हुआ तो रप्चर हुई एंडोथेलियम में, तो प्लेटलेट्स जो ब्लड में जा रहे थे वो यहाँ पर आकर चिपक गए, एडहेयर हो गए। अब ये क्या करते हैं, अब जो यहाँ पर प्लेटलेट्स जा रहे हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि यहाँ पर एग्रीगेशन करवानी है, यहाँ पर इंजरी है, तो ये क्या करते हैं मतलब रिलीज़ करते हैं, ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करते हैं जिनमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम ये केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं। अब केमिकल मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, थ्रोम्बोक्सिन, एडीपी, सेरोटोनिन, पीएएफ। अब ये जब रिलीज़ हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जो बाकी के जो प्लेटलेट्स थे उनके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे, उन पर जाकर ये बाइंड हो जाएंगे। जब ये बाइंड हो जाएंगे तो फिर ये इन प्लेटलेट्स को पता लग जाएगा कि इंजरी हुई है, हमें यहाँ पर जाना है, तो फिर ये यहाँ इधर आ जाएंगे यहाँ पर।
ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस जो है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स का कौन रेगुलेट करता है? CAMP। यानी जब CAMP की लेवल डिक्रीज़ हो जाती है और कैल्शियम जो है बढ़ जाता है, इंट्रावेस्कुलर कैल्शियम जब बढ़ जाता है, तब हमारे पास ये जो प्लेटलेट्स हैं ये इनकी मतलब ग्रेन्युलेशन होती है, ये ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ करते हैं। यानी डिक्रीज CAMP और इंक्रीज कैल्शियम एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। अब क्या है, अब क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर्स। अब ये क्या करेंगे? ये फिब्रिनोजेन के साथ बाइंड हो जाएंगे। ये असल में क्या करते हैं, सॉरी, ये बाइंड करते हैं, यानी ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ना, इनके ऊपर बाइंड हो जाएंगे, जो कि फिब्रिनोजेन को बाइंड करेंगे। यानी ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लेटलेट है, ये जो है ये रिसेप्टर्स हैं, GP रिसेप्टर, ये एक प्लेटलेट के ऊपर GP रिसेप्टर। अब बीच में क्या है? फिब्रिनोजेन है। यानी फिब्रिनोजेन जो है वो एक रिसेप्टर से लेकर दूसरे रिसेप्टर तक होगा। ये क्या कर रहे हैं? असल में ये एग्रीगेशन करवा रहे हैं प्लेटलेट्स की। इस तरह हमारे पास फिब्रिन की फॉर्मेशन होती है, क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। यानी ये प्लेटलेट्स को एक जगह बना कर रखता है ताकि वो कहीं भागे ना और यहाँ पर क्लॉट रहे। अब हम आते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के ऊपर और थ्रोम्बोसिस के ऊपर। अब देखिए, हमारी जब हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी तो एक तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर काज होंगी, दूसरी थ्रोम्बोसिस काज होगी। अब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन अगर CVS में हुई है तो हम उसे थ्रोम्बोसिस कहेंगे। उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि क्यों हो रही है भाई। और अब हम देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है लो प्लेटलेट काउंट होंगे। जब प्लेटलेट लो होंगे तो जाहिर सी बात है क्लॉट फॉर्मेशन, यानी क्लॉट फॉर्मेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, यानी इसे हम कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन में क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन होती है। लो प्लेटलेट होंगे तो लो कोगुलेशन होगी, जब लो कोगुलेशन होगी तो लो क्लॉट फॉर्मेशन होगी। जब क्लॉट नहीं बनेगा तो जाहिर सी, असल में क्लॉट क्या करता है, हमने पीछे पढ़ा कि वो मतलब ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। तो ब्लड लॉस प्रिवेंट नहीं होगा तो क्या होगा? हेमरेज होगा। हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसके बाद अगर हम थ्रोम्बोसिस को देखें तो थ्रोम्बोसिस जो है क्लॉट फॉर्मेशन इन CVS है। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक हाइपर कोगुलेबिलिटी अगर हो गई है तो उससे भी थ्रोम्बोसिस काज हो सकती है। इसकी कुछ और भी फैक्टर हैं थ्रोम्बोसिस के, सिर्फ ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये हम ले रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी में इसमें प्लेटलेट्स की हायर एक्टिवेशन हो रही होती है। जब हायर प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी तो हायर कोगुलेशन होगी, तो जाहिर सी बात है हाई क्लॉट फॉर्मेशन होगी, तो इट लीड टू ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस इन CVS। अब थ्रोम्बोसिस CVS में है, लेकिन अगर वो ब्लड के साथ चला गया है, वहाँ अपनी ओरिजिनल साइड से अगर वो डिटेच होकर ब्लड में चला गया तो उसे हम एम्बोलाई कहेंगे। वो फ्री होगा, मज़े से घूम फिर रहा होगा जिधर चाहे। तो इससे क्या होती है? थ्रोम्बोसिस से ऑक्लेन ऑफ द वेजल्स होती है, जिससे हमारे जो भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उनका हमारे पास ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इट्स सो डेंजरस सिचुएशन, सो हमें इनको ट्रीट करना पड़ता है। और ये कि हेपारिन जो है वो एंटी कोगुलेंट है। अब ये चीज़ जो है मैंने पहले बतानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब बता देती हूँ आपको। अब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आए। जब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी इंजरी नहीं होती है तो फिर क्लॉट फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? यानी कहने का मकसद कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्लॉट फॉर्मेशन करवाती है। जब हमारे पास कोई भी इंजरी नहीं होती तो केमिकल मीडिएटर्स, ठीक है, जो हमें पता है केमिकल मीडिएटर्स ही करवाते हैं सारा काम। केमिकल मीडिएटर्स जो मतलब सिंथेसाइज होंगे एक्स्ट्रा सॉरी, मतलब हमारे पास जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, जो एंडोथेलियम जो रिलीज़ करेगी, वो क्या होंगे? अभी प्रोस्टासाइक्लिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम जो है रिलीज़ करता है जब हमारे पास कोई इंजरी नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई इंजरी नहीं होती है तो CAMP लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, कैल्शियम को डिक्रीज़ करते हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं। जाहिर सी बात है, जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन लो होगी तो कोई भी ग्रैन्यूल्स रिलीज़ नहीं होंगे, तो कोई भी प्लेटलेट की एक्टिवेशन नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट एक्टिवेशन भी नहीं होगी। अगर कोई इंजरी होती है तो यही केमिकल मीडिएटर्स प्रोस्टासाइक्लिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन्स जो है यही प्रोसेस करते हैं, CAMP के लेवल को डिक्रीज़ कर देते हैं, कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देते हैं। इस वजह से प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है और हमारे पास प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो जाती है, जिसमें फिर क्लॉट फॉर्मेशन होती है।